नमस्कार, टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सिमरन कौर। और अगर आज आपने टीवी खोला होगा तो सुबह से ही हरियाणा के मेवात और नूंह में जो वायलेंस हुई है कल रात, उसी की खबरें आपने भी देखी होंगी कि किस तरह से ये दो गुटों के बीच में ये झड़प हुई और इतना मामला बढ़ गया कि 133 गाड़ियां फूंक डाली गई उपद्रवियों की तरफ से। 5 लोगों की इसमें मौत हुई है, कई पुलिस वाले जख्मी हैं, दर्जनों लोग घायल हुए हैं और राज्य सरकार को पैरामिलिट्री की मदद लेनी पड़ी है। फिलहाल राज्य में 144 धारा लागू है। पीस मीटिंग भी बुलाई गई आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से और गृह मंत्री विज जी की तरफ से, और कोशिश है कि शांति बहाल की जाए। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, क्यों हुआ, क्योंकि बड़े सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं इस पर। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं कि कल जब उपद्रव हुआ तो उसके बाद कैसा नजारा था। उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। थी अचानक दो समुदायों में तनाव हुआ और उसके बाद वहां पर हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते ये हिंसा नूंह से निकल करके गुरुग्राम के सोहना इलाके तक पहुंच गई। इस वक्त हम सोहना में खड़े हैं और सोहना में हालात अचानक यहां पर बेकाबू हो गए थे। सड़क पर तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया में भीड़ बेकाबू हो गई। जो गाड़ियां थी उनमें पत्थरबाजी करने लगे और आसपास जो सड़क के किनारे इस तरीके की गाड़ियां खड़ी थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये डिजायर कार आप देख रहे हैं, इसको उपद्रवियों ने, बलवाइयों ने आग लगा दी और इसके अलावा कुछ और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस इनको काबू करने की लगातार कोशिश कर रही थी। नूंह में जो फायरिंग हुई उसमें 2 पुलिस के जवानों की मौत हो गई है और करीब 20 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से जख्मी हुए हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि सोहना के साथ ही नूंह इलाके में भी पूरी तरीके से शांति बहाल की जा सके और इसीलिए नूंह में धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा नूंह से जो सटे हुए दूसरे जिले हैं वहां पे भी धारा 144 लगाई गई है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल के इलाके भी शामिल है। फिलहाल इंटरनेट को 2 अगस्त तक बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे को इंटरनेट के जरिए भड़काने की कोशिश ना की जाए। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके की जो भड़काऊ पोस्ट है उसको ना करे और इस पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। लेकिन अगर सोहना की बात करें तो ये वो चौराहा है, देखेंगे आप यहाँ पर गाड़ियों के टूटे हुए शीशे यहाँ अभी भी पड़े हैं। यहाँ पर लगातार कई घंटे तक पत्थरबाजी और हंगामा चलता रहा, आगजनी चलती रही, जिसके बाद प्रशासन ने काफी मुश्किल से उस पर काबू पाया। फिलहाल केंद्र लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। 15 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को नूंह के इलाके में तैनात करने के लिए भेज दिया गया है। सेंट्रल फोर्स की 5 कंपनियों को भी नूंह और इस गुरुग्राम के सोहना में तैनात किया गया। रात तो यहाँ पर पुलिस के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। 4 जनपदों के जो आला अधिकारी हैं, एसपी हैं, वो लगातार नूंह और सोहना के इलाकों में डेरे डाले हुए हैं। गली गली, हर सड़क और मेन चौराहों। जी, तो ये रिपोर्ट देखिए आपने, बीती रात से ही छावनी में पूरे नूंह को 144 लागू है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। हमारे साथ हैं बजरंग दल जी, कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी, बीजेपी प्रवक्ता परविंदर सिंह सेठी, राजनीतिक विशेषज्ञ, और संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल पे। तो जिस तरीके से हमने रिपोर्ट देखी, हालांकि कई इनपुट्स ये भी आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि पहले से खबर थी कि ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि मोनू मानेसर जो मेजर नाम इस मुद्दे में उठ के सामने आ रहा है, ये भी खबर है कि उसने अपील की थी कि वो इस यात्रा में शामिल होगा, जिसके बाद ये पूरा प्लान बना होगा उपद्रवियों का और ये हिंसा हुई। तो इनपुट्स कई तरीके के मिल रहे थे और क्या वाकई में इन बातों में सच्चाई है या नहीं, यही अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ। जितनी भी रिपोर्ट्स हमने आज देखी हैं, ये कहा जा रहा था कि पहले से इनपुट्स थे कि ऐसी दुर्घटना, ऐसा उपद्रव हो सकता है, उसके बाद भी पुलिस ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई। और ये भी कहा जा रहा था कि वहां के जो एसपी थे वरुण सिंगला जी, वो छुट्टी पर थे, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह को। और जब ये घटनाओं की पहले से आशंका जताई जा रही थी तो इसको सीरियसली नहीं लिया गया, जिसके बाद, जिसकी वजह से कहा जाए तो इतना बड़ा उपद्रव हो गया। पुलिस की लापरवाही मानी जाए वीरेंद्र जी? देखिए, जब इस मामले की पड़ताल होगी, जो कि आप यूं कह सकते हैं कि
अंततोगत्वा उसमें से तथ्य निकल करके आएंगे। ये कहना कि पुलिस की इस स्टेज पर कह देना, तत्काल प्रभाव से कह देना कि कोई चूक थी, ये तो उचित नहीं होगा, थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन यदि पुलिस प्रशासन से कहीं कोई चूक हुई है इस मामले में, तो निश्चित तौर पर जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी पुलिस के या प्रशासन के हैं, उनसे हिसाब हम मांगेंगे, वो उनकी जवाबदेही निश्चित तौर पर तय की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो बात लगती है, जो यात्रा ब्रिजमंडल यात्रा, वो वहां की परंपरागत यात्रा है, अनेक वर्षों से नहीं कई सदियों से कहते हैं लोग कि वो चल रही है, और विधिवत उसकी प्रशासन से, शासन से, पुलिस से अनुमति ली गई थी। यात्रा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई और यात्रा में यात्रियों की ओर से कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की गई थी। यात्रा के साथ पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रबंध किए गए थे। हमला हुआ है यात्रा पर, इसको दंगा नहीं कह सकते, दंगे में दोनों पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। ये एक तरफा हमला है, एक शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही यात्रा पर। तो जो हमलावर हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो तैयारी के साथ थे। अगर उनकी तैयारी का पुलिस को ठीक से आभास नहीं था, तो निश्चित तौर पर उनसे पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को भी जवाब तो देना पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, तात्कालिक स्थितियों को काबू करना, वहां शांति सौहार्द बहाल हो जाए, इसके लिए एफर्ट शासन कर ही रहा है। लेकिन समस्या की तह में जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है पिछले कुछ दशकों के दौरान मेवात के भीतर, कि वहां का अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय उसको अपनी धार्मिक अनुष्ठान, अपनी यात्राएं निकालने में भी भय लगने लगे, उसके ऊपर इस तरह से हमले किए जाएं। ये स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई है, और इस स्थिति को पिछले कुछ दशकों के दौरान किन ताकतों ने शय दी, बनने दिया? देखिए, हरियाणा में हिंदू मुसलमान देश के अन्य हिस्सों की तरह हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी रहते हैं, लेकिन कभी किसी हिंदू बहुल इलाके में आपने ऐसा देखा हो कि हिंदुओं केवल इसलिए कि वो बहुसंख्यक हैं वहां किसी अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान, यात्रा, मजहबी किसी आयोजन पर हमला बोल दिया हो? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हिंदू के साथ ये मेवात में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां भी हो जाता है, और हिंदू के साथ ये कश्मीर में भी हो जाता है। तो ये एक तरह से एक मायने में इंटरलिंक्ड चीजें हैं। जो कट्टर इस्लामिक तत्व मेवात का पिछले कुछ दशकों के दौरान कट्टरवादी मेवात में परिवर्तन कर पाए हैं, ये मुस्लिम समुदाय के बड़े नेताओं, उनके जो अग्रणी लोग हैं, उनके आलिम उलेमा लोग हैं, उनके विचार करने का विषय है। धार्मिक स्वतंत्रता अगर मुसलमानों की महत्वपूर्ण है, तो उतनी ही हिंदुओं की भी है। और अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमान प्रोटेक्शन मांगते हैं कि उन्हें अधिक अधिकार मिलने चाहिए या उनका संरक्षण होना चाहिए। तो अगर कहीं हिंदू, सिख अथवा दूसरा कोई संप्रदाय भी वो अल्पसंख्यक है, तो उनके हितों की चिंता करना जो बहुसंख्या में है उसकी जिम्मेदारी बनती है। उस दिशा की, उस तरह की पहल मुस्लिम समुदाय से भी हम लोग वहां अपेक्षा करते हैं। शासन अपना काम कर रहा है, और कहीं शासन के स्तर पर चूक हुई होगी तो उसका हिसाब भी समय के साथ हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। परविंदर सेठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। परविंदर जी, क्या ये कोई साजिश है कि ये शांतिपूर्वक जुलूस निकलेगा और उस पर हमला करने की पहले से रणनीति बनाई गई हो? और मोनू मानेसर का बीच में क्या एंगल है? मोनू मानेसर का एंगल क्यों लाया गया? क्यों उसकी तरफ से ऐसा पोस्ट करवाया गया कि हम इस यात्रा में शामिल होंगे? बाद में ना वो खुद शामिल हुआ, और उसकी इस पोस्ट के बाद और फसाद बढ़ गया। नहीं, देखिए, आप जो चाहे आप किसी भी बात को लेकर चलें, ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला आता है तो इसके अंदर प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी बैठती है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व उस जुलूस के अंदर आता है और उसके अंदर कोई अप्रिय घटना करने का प्रयास करता है, तो लॉ एंड ऑर्डर का फॉल्ट है, उसकी जवाबदेही वहां की सरकार की है। और ऐसा क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। जब ये जांच होगी, इसके बाद ये सामने आएगा कि कौन कितना दोषी है।
लेकिन ये बात वहां पे हरियाणा के अंदर होती है या मणिपुर के अंदर होती है, तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे इस तरह की अप्रिय घटनाएं क्यों होती है, ये भी एक प्रश्न है और चिंता का विषय है देश के लिए कि पूरे देश के अंदर ऐसी अप्रिय घटना घटती है जिसके अंदर 2 पुलिस होमगार्ड के जो अधिकारी थे उनकी डेथ हो जाती है और सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूं और सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की जान की कीमत क्या है हमारे देश के अंदर। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये हरियाणा या मणिपुर की बात नहीं, पूरे देश का मामला है। पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर सरकार का फेलियर है, चाहे सेंटर सरकार है चाहे राज्य सरकार है, दोनों इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं। और असामाजिक तत्व की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? उन्हें 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 ना पुलिस का डर है ना उन्हें कोर्ट का डर है। इसका मतलब हमें लॉ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमें पुलिस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और इसके अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, राजनेता हैं, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि वो बैठकर इस बात को तय करें और देश को इस बात का आश्वासन दें कि इस तरह की अप्रिय घटना किसी भी स्टेट के अंदर नहीं होंगी। ये बार बार हो रहा है, चाहे दिल्ली राजधानी हो, यहाँ पे एक लड़की जिसके 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक लड़की को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं जो उनके आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती? अगर आप एक व्यक्ति को फांसी की सजा देंगे तो मैं समझता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा इस तरह का प्रयास करे। लोगों को कानून का और पुलिस का डर नहीं है। इस बात की देश की सरकार को चिंता करनी चाहिए, राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगी इस पूरे सवाल का। बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे? बजरंग गर्ग जी। देखिए मैडम जी, ये बड़ी दुखदाई घटना है और इसके ऊपर जितना भी निंदा की जाए थोड़ी है। जबकि 2 दिन पहले यह आशंका जताई जा रही थी दंगे होंगे और एक वीडियो भी आउट हुई थी कि दंगे होने की आशंका है। पर पुलिस प्रशासन ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, कि दंगों को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं करे? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हरियाणा के अंदर हो चुकी है और हरियाणा कानून व्यवस्था की स्थिति में पूरी तरह से फेल है। आज पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा खराब कहीं है तो पहला हरियाणा स्टेट है। हर रोज हत्याएं हो रही है, हर रोज लूटपाट हो रही है, चोरियां हो रही है, फरोख्ती की वारदात हो रही है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, आपके सामने ही है। देखिए ये घटना है बड़ी दुखदायक, मगर क्या है, सरकार को भी इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और जहां तक की बात ये है, मेरी सभी प्रदेशवासियों से, खास तौर पर मेवात है, गुड़गांव है, सोन्ना है, फरीदाबाद है, पलवल है, उनको वहां की जनता से अपील है अमन शांति बनाए रखे। ये हिंदुस्तान हमारा देश है और जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक छत के नीचे रहकर अपना आपसी भाईचारा बना रहे हैं। इस दुख की घड़ी के अंदर हम सबको मिलजुल कर इकट्ठा रहना है और किसी प्रकार का ये इस तरह घटना दोबारा ना हो, उससे संचेत रहने की जरूरत है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बजरंग जी, यही अपील TV9 भी कर रहा है। वीरेंद्र जी, 2 सवाल हैं। एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल है। जिस तरीके से प्रविंदर सेठी जी ने कहा कि जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है। क्यों? आखिर सवाल ही ये उठता है कि क्या दंगाइयों को या उपद्रवियों को खौफ ही नहीं है बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का। और दूसरी बात, बजरंग जी ने भी कहा कि पहले से जब इनपुट थी तो सतर्क रहना चाहिए था पुलिस को, प्रशासन को या गवर्नमेंट को सतर्क रहना चाहिए था। अभी स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय कर देनी चाहिए थी अगर ऐसी इनपुट्स थी तो। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, अगर पुलिस के स्तर पर, शासन के स्तर पर कोई चूक हुई होगी तो हम उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे, निश्चित तौर पर तय करेंगे। परंतु जब हम मेवात में पैदा हुए वर्तमान परिदृश्य पर बात करने बैठे हैं तो विश्लेषकों को भी पक्षपाती हुए बिना निरपेक्ष भाव से सच को सच कहने की हिम्मत जुटानी चाहिए। हमारे सेठी साहब बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति
वाली घटनाएं वही दिखती हैं, इनके चश्मे पर जो है एकदम पर्दा आ जाता है जब राजस्थान में कोई इस तरह की घटना होती है। मैं पूरे देश की बात करिए सर, रुकिए, झूठ मत बोलिए। आपने अभी क्या बोला? पूरे देश की आप रिकॉर्ड पर हो झूठ बोलते हुए। रोकिए इनको। आप बोल चुके हैं पहले, आप अपनी बात कह चुके हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और हम भी निंदा करते हैं इस बात की। लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी क्या मैं अपनी बात पूरी करूं? सिमरन जी, मैं बिल्कुल। क्या अपनी बात करने का अधिकार रखता हूं? जी, मैं ये बिल्कुल कह रखते रहा हैं, हूं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं खराब होती है, उस पर ईमानदारी से विश्लेषण होना चाहिए। और वो केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या धार्मिक उन्माद के जो दूसरे अभियान चल रहे हैं इस देश में, उनको रोकने और टोकने का विषय भी है कि नहीं, उसमें उस पर भी आना चाहिए। लेकिन उस पर बात कोई करना नहीं चाहता। दिल्ली में जब दंगे हुए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वो दंगाइयों में शुमार थे, उनको लीड कर रहे थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का दोष था। राजस्थान में जब एक गरीब से छोटा सा दुकानदार दर्जी, उसको कुछ धार्मिक कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी वो उसका गला रेत देते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं अगर आप उनको कहते हैं तो वो कहीं भी हो जाती हैं, और उन आपराधिक घटनाओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके बारे में बात होनी चाहिए और असली कारण पर जाने की ईमानदारी दिखानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के अनेक हिस्सों में ये बात लगातार देखने को मिल रही है कि मुस्लिम समुदाय इस्लामिक कट्टरता के रास्ते पर चल रहा है और उसकी लीडरशिप, उसके एल्डर्स, उसके अगुवा वो टोक नहीं रहे हैं अपने समुदाय के युवाओं को, अपने समुदाय की नई पीढ़ी को, कि कहां मेवात में एक दौर ऐसा था सिमरन जी, वहां मोहम्मद रमजान के पिता का नाम रामलाल होता था, मोहम्मद रमजान के चाचा का नाम या भाई का नाम भी श्याम सिंह हो जाता था। कुछ पीढ़ी पहले तक ये स्थिति थी मेवात में। लेकिन मेवात का पिछले कुछ दशकों में भयंकर, एक सेकंड रुकिएगा, रिकॉर्ड पर है ये सारी चीजें। पिछले कुछ दशकों में मेवात के मुसलमानों का उनका इस तरह से उनको बदला गया है, इस तरह से उनकी मानसिकता को बदला गया है कि वो एकदम कट्टरपंथी हो गए हैं। ऐसा क्या है कि मेवात का मुसलमान हिंदुओं की शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही एक शोभा यात्रा को, वार्षिक शोभा यात्रा को सहन नहीं कर सकता और वो हमलावर हो जाता है? ये सवाल उठ रहा है वहां पर। ऐसा क्या था कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही यात्रा पर भीड़ हमला कर देती है? तो जो गलत हो रहा है, ये दंगा नहीं है, ईमानदारी से इसको अगर देखें, दंगा होता है दोनों तरफ के लोग थक गए हों, ये हमला है, एक तरफा हमला है और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर सीधा हमला है। हमारे विपक्षी जो मित्र हैं, उनके मुंह में सच को सच कहते समय ऐसे मुकाम पर दही नहीं जमनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दंगे के लिए भी जिम्मेदार ये करार दे देते हैं। राजस्थान में अगर एक हिंदू नौजवान का गला रेता जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी ये भाजपा के खाते में चढ़ा देते हैं। इसको राजनीतिक विश्लेषण नहीं कहेंगे, इसको पक्षपातपूर्ण और कुतर्कपूर्ण। नहीं, पर्सनल अटैक नहीं करिए, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, उनकी निजी उन्होंने मेरी पार्टी पर हमला करते हैं और राजस्थान के प्रति आपके राज्य में फसाद हुआ है ना, ये नहीं बोले मणिपुर दिखा इनको राजस्थान नहीं दिखा। राजस्थान में हाल ही के समय में राजस्थान में सिमरन जी देखिए, ईमानदार होना पड़ेगा। अरे यार इनको चुप कराइए, बहुत है बोल रहे हैं। ये व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक बनकर भाजपा विरोधी करे, ये सहन नहीं होगा। अरे सहन कैसे नहीं होगा तुम्हारे से? तुम्हारी सरकार नहीं है देश में, आपकी सरकार नहीं है देश में, आपकी सरकार नहीं है। आप क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? नहीं, आप तहजीब में रहिए और भाषा की मर्यादा में रहिए। अगर आपने डिबेट करनी है भाषा की मर्यादा में करिए। अगर आपको इतनी सेंस नहीं है, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जिम्मेवारी किसकी है। नहीं, इनसे देखिए ये लगातार बोल रहे हैं, मुझे इनका जवाब देने दीजिए सिमरन जी। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, मेरी भाजपा से कोई, सुन लीजिए, शांति, वीरेंद्र जी शांत होकर सुन लीजिए। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ,
नहीं, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, ये लगातार बोल रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक 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 प्रदेश के अंदर घटना घटती है तो उसका कंपैरिजन दूसरे प्रदेश की घटना से नहीं हो सकता। अगर आपकी सरकार मेरी, अरे आप सुनिए, आप सुनिए, बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में बोलूं, मैं आपके बीच में बोलूं, मैं आपके बीच में बोलूं, मैं आपके बीच में बोलूं। अरे आप शांति से सुनिए ना। अरे इनको ये बदतमीज आदमी है, ये इस तरह की भाषा अगर बजरंग दास गर्ग बोले तो चलेगा, वो पॉलिटिकल आदमी है। ये काहे के पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुझे बताइए। बंद करिए, इनकी वॉइस बंद करिए। ये लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी की भी इंसल्ट कर रहे हैं, अपनी भी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, ये लगातार बोल रहे हैं, ये लगातार बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए। ये लगातार बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ये बदतमीज आदमी। कौन हो मेरी आवाज बंद करने वाले? कौन हो? अरे इनको रोक। वीरेंद्र जी, आप मुझसे बात करिए। वीरेंद्र जी, अगर मिस्टर सेठी ईमानदारी से परविंदर जी देखिए, तो ये परविंदर जी रोका जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे थे, अगर सतर्कता बरतती प्रदेश की सरकार या प्रदेश की पुलिस, तो ये जो हिंसा है वो रोकी जा सकती थी। जानबूझ के ढिलाई बरती गई। संदीप चौधरी जी देखिए, सिमरन जी मैं बताना चाहता हूं, अगर मोनू मानेसर को गंभीरता से लिया जाता तो इस तरीके का दंगा नहीं होता। और आप इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए कि बराबर में राजस्थान में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हिमाचल में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, दूसरे स्टेट में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, आखिर ये हरियाणा में क्यों होता है? क्या ये उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में क्यों होता है? और परविंदर जी वीरेंद्र जी को इतना कहने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र जी पहले हुड्डा साहब के चरण वंदन करते थे, अब खट्टर साहब के चरण वंदन करते हैं। इन्हें गुणगान करना है, उन चीजों को छोड़िए। आज हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, प्रदेश चल रहा है। आज की जो डिबेट है उसका मुद्दा दंगे हैं, हरियाणा के दंगे हैं, तो उन्हीं पर बात कीजिए। डिबेट को आप राजस्थान या दूसरी जगह ले जाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, संदीप चौधरी जी, अपनी बात आप क्लियरली बोलिए। जी बोलिए। हाँ, सिमरन जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दंगे हैं, अगर मोनू मानेसर को गंभीरता से सरकार लेती और सरकार का दंगे रोकने का इरादा होता तो इस तरीके के दंगे कभी भी हरियाणा की धरती पर नहीं होते। लेकिन अब 2014 में जो सरकार बनी थी उसको याद कीजिए। 2014 का ताज मुस्लिम की झगड़े पर सजाया गया था। उन चीजों को दोबारा रिपीट करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में नांगलोई में झगड़ा क्यों होता है? सूरजमल स्टेडियम का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो भी जाट क्षेत्र है, जाटों को इसे जोड़ने की कोशिश होती है। हरियाणा के नो मेवात में दंगा क्यों होता है? क्योंकि चारों तरफ जाट क्षेत्र है, जाटों को इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व कर इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश है। और 2024 का चुनाव सर पर है, तो इसलिए मैं समाज से पहले तो आग्रह करना चाहता हूँ कि सब भाई लोग, सब किसान, सब लोग बड़ा देखभाल करके चले और इनकी भाषा को आप समझिए। अभी वीरेंद्र जी जो बीजेपी के तथाकथित प्रवक्ता है, उन्होंने मुस्लिम समाज को टारगेट पर लिया। जब किसान आंदोलन था तो इनको जहाँ पगड़ी दिखाई देती थी उस पगड़ी में ये आतंकवादी कहते थे। आतंकवादी कहकर उन्होंने किसानों को संबोधित किया। जिसके सर पर गोल टोपी दिखती थी उनको ये पाकिस्तानी कहते थे। जिन जाट भाइयों ने खून पसीना बहाकर चौक बनाया, अनाज पैदा किया, उनको इन्होंने गद्दार कहा। जो किसान नेता है उसको डकैत कहा। तो इन लोगों की भाषा और इनका चरित्र बहुत देखने और समझने वाला है। और वीरेंद्र जी पहले, सिमरन जी मैं बताना चाहता हूँ, वीरेंद्र जी पहले कांग्रेस नेता हुड्डा साहब के चरण वंदन करते थे, अब ये खट्टर साहब के चरण वंदन करते हैं। इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इनसे ये पूछिए हमलावर कौन है वहाँ पर? 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 हमलावर को हमलावर कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे संदीप चौधरी साहब? हमलावर को हमलावर जवाब देता हूँ। आपकी हमलावर को हमलावर कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही, मैं ये जानना चाहता हूँ। सिमरन जी मैं जवाब देता हूँ। दुख उनका नहीं जो लोग मारे गए, जो करते रहिए सिमरन जी जवाब लेते रहिए, मुझे म्यूट करते रहिए और झूठ का प्रचार करते रहिए। यहाँ पर मैंने साधारण सवाल हमलावर मुसलमान सिमरन जी कम उनका नहीं जो लोग मारे गए। कि पागल के हाथ में हथियार किसने दिया?
जब ऐसे लोगों के हाथ में आप बागडोर दोगे जो संभाल नहीं सकते चीजों को, तो इस तरीके के निजाम आएंगे, इस तरीके के रिजल्ट आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। बदतमीजी कर रहे हैं, ये स्वयं पागलपन के शिकार हैं और दूसरों को पागल कह रहे हैं। पागल वो लोग हैं जो सच को सच नहीं कह सकते। अगर सिमरन जी, ये इसी तरीके की बातें करते रहेंगे, इन्हें गुणगान करने की आदत है। सच को नहीं सच कह सकते, झूठ को झूठ नहीं कह सकते। पहले ये हुड्डा साहब के चरण वंदन करते थे। करना चाहूंगी, आप एक एक करके बोले, सबको समझ में आएगी। बजरंग जी बोलिए। सिमरन जी, ये हरियाणा में कोई पहला वाक्य ऐसे लोग जो सच कह रहे हैं, पहली बार ऐसा वाक्य नहीं हुआ हरियाणा में। जब से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनेकों बार दंगे हुए हैं, दुनिया भर के लोग मरे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति का नुकसान हुआ है। आपको भी पता है कि बाबा राम रहीम का मामला आया, कि जाट आरक्षण का मामला आया, कई ऐसे मामले आए। मैं एक बताना चाहता हूँ, सरकार अपनी जुम्मेवारी से भाग नहीं सकती। सरकार ये नहीं कह सकती हमारी जुम्मेवारी नहीं है, जबकि लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी तरह से जुम्मेवारी सरकार की है। वो कहाँ गई सरकार की सीआईडी, कहाँ गई केंद्र सरकार की आईबी? इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, 3 आदमी मर जाते हैं और करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है, गाड़ियां जला दी जाती है और पुलिस प्रशासन देखते रहता है। जबकि मैं बता चुका हूं, पहले भी सरकार की तरफ से, मतलब जो लोगों ने घटना करनी थी, पहले भी लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल की भी थी कि हम यहाँ एक जुलूस निकालेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो सरकार कहाँ गई, प्रशासन कहाँ गया, पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई? जब मुख्यमंत्री जी एक जिले के अंदर कार्यक्रम बन जाते हैं, एक हल्के में कार्यक्रम बन जाते हैं, 5 जिले की फोर्स वहां लगा दी जाती है, 5 पुलिस कप्तान लगा दी जाते हैं, 20-20 डीएसपी तैनात की जाती है। भाई यहाँ क्या फांसी टूट गई थी? यहाँ पता था वारदात होनी है, हिंदू मुसलमान का मामला उठना है और यहाँ दंगे होने की पूरी आशंका थी, मगर सरकार ने जानबूझकर ढिलाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? भैया हिंदू मुसलमान का मुद्दा बने ताकि हम राजनीतिक रोटियां सेक के हम 2024 के अंदर इसका लाभ उठाए। चुनाव के समय हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक स्कीम होती है, यूपी में चले जाओ हिंदू मुसलमान, हरियाणा में आओगे जाट नॉन जाट करेंगे, मेवात के अंदर हिंदू मुसलमान करेंगे। ये एक साजिश के तहत काम हो रहा है। हरियाणा की सिटिंग हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। असली दोषी कौन है, किसकी इलेक्शन के मद्देनजर कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने का आरोप है, चाहते तो ये हिंसा रोकी जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले ये क्यों भूल जाते हैं कि मेवात में इस तरह की सांप्रदायिक स्थितियां के पुलिस को भी गांवों में घुसने से रोकने लगे एक संप्रदाय के लोग, पुलिस को रूटीन काम भी ना करने दे एक संप्रदाय के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी मैं सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस की सरकार में वहां दंगे नहीं होते हैं, चौटाला साहब की सरकार में वहां दंगे नहीं होते हैं, बीजेपी में दंगे होते हैं। बात का जवाब कौन देगा? चाय करनी है इन्होंने, मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुन लो जरा एक बार। सिमरन जी ये पूछिए, चौटाला साहब की सरकार में दंगे नहीं होते, कांग्रेस की सरकार में वहां दंगे नहीं होते, तो बीजेपी में दंगे कैसे हुए? चौधरी सुननी पड़ेगी, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन भी नहीं था हरियाणा में, तब भी मेवात में कांग्रेस और उसके साथ जो उससे पहले जो सरकारें रही, उन्होंने वहां का जो बहुसंख्यक समुदाय है उनके बीच में इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी कि पुलिस और प्रशासन के लोग भी वहां काम नहीं कर सकते थे। पुलिस वालों पर हमला, अधिकारियों पर हमला। सुनिए, मैं कह रहा हूं जो मेरी बात करने देने के नहीं। सिमरन मेरी बात पूरी कहाँ हुई है? मैं ये कह रहा हूं जो ये सिमरन जी अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन अकेले बुला लीजिए, ये अकेले डिबेट करेंगे, ये अकेले डिबेट करेंगे, भाषण देंगे, ये गुणगान कर देंगे, ये डिबेट है, गुणगान कर देंगे। सच्चाई नहीं सुन सकते। नहीं, ये हर एक के बीच में बोलते हैं, अपने समय में भी बोलते हैं, दूसरा नहीं। इस तरह डिबेट नहीं होगी, इस तरह डिबेट नहीं होगी। ये गुणगान करने के लिए सच्चाई इनमें इतना कम नहीं है।
सकता ये था। काम करने वाले लोग हैं सेठी कंटेंट साहब। नहीं है। इमरान, इन सांप्रदायिक लोगों में, इन रंगे हुए आप सियारों में सांप्रदायिक इतना है, दम नहीं आप है। देश ये के अंदर सच्चाई इनको लोगों की सांप्रदायिक लत दिखाई को देंगे। करना क्या चाहते हैं। है, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं ऐसे ऐसे डिबेट तो अब मैं डिबेट नहीं करूंगा मैडम इस तरीके से। अगर आप समय नहीं देंगे, अरे नहीं, भाजपा अगर- के पोषणी वालों, जरा सुनो, सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई का अरे सामना आप नहीं करोगे, सच्चाई बता, अकेले इनको बुला लेना था ना। मिस्टर सेठी नहीं नहीं, आप करोगे। अकेले इनको बुला लेना था। ये अगर बताइए अगर कि भाजपा सरकार विरोध फेल ये क्यों नॉन हुई? स्टॉप ओढ़ना ओढ़ नॉनसेंस के बोल रहे आओगे, हैं, नॉन सुपारी स्टॉप लेकर नॉनसेंस बोल रहे आओगे, हैं, तो ऐसे ये उल्टा नॉन सीधा स्टॉप बोलोगे। नॉनसेंस बोल रहे हैं। अगर भाजपा विरोध किया क्यों का नहीं गया? कोई नहीं सुन रहा है मैडम, इस मेरी तरह बात? से डिबेट तो नहीं सुन होगी रहा है? ना। आप ये एक व्यक्ति को ही बोलने देंगे। सांप्रदायिक लोग इकट्ठे हो रखे हैं, ये बात कहने दे रहे हैं क्या? मैं आप उत्तर दे रहा हूँ। टिप्पणी ये नहीं कर देखिए सकते। सबसे ज्यादा तो आप सिमरन जी बोल को रहे हो। सांप्रदायिक दिखाई अगर ये देते हैं, सांप्रदायिक- हम किसानों सबसे के ज्यादा बच्चे तो आप बोल रहे सांप्रदायिक हो। दिखाई देते हैं इनको। अब मुझे- आपके पास कोई कंटेंट जवाब नहीं है, मुझे देना कोई है। तथ्य नहीं है, जवाब मुझे कोई देना है तथ्य और नहीं है, कोई म्यूट भी मुझे कंटेंट किया नहीं है, जा रहा है। आप जवाब देते जवाब रहेंगे। मुझे दिया आप जाना है, म्यूट सारा मुझे समय आप ही सिमरन बोलेंगे। जी, सिमरन जी, नहीं, इन्हें नहीं, जयचंदों मुझे को, दिया जाना है। इन्हें जयचंदों नहीं, को, ये मानसिंह जयचंद को वालों को हटाइए। हम सांप्रदायिक दिखाई देते हैं। उत्तर नहीं ले रहे हो। सेठी साहब, नहीं, इन्हें नहीं, जयचंदों को, मानसिंह की औलादों को हम मैं यहाँ पर सांप्रदायिक दिखाई देते हैं। नहीं आया हाँ, हूँ। ये खुद ये जयचंद है, ये खुद जयचंद है। ये मानसिंह की औलाद, इनको सांप्रदायिक लोगों को ये जो ये मानसिंह की मानसिक औलाद है, तौर पे इन्हें हम पिछड़े सांप्रदायिक दिखाई देते हैं। ये मानसिक तौर पे पिछड़े हुए लोग हैं। रोक लीजिए। जब आप मुझे म्यूट करते हो तो ये भी तो म्यूट होते होंगे किसी बटन से। मैं 2 उत्तर मिनट दूं? शांत रहिए। मैं हाँ, उत्तर दूं? वीरेंद्र जी, कम समय मैं में ये- सवाल मेरा वही है, अवॉइड कर सकते थे तो किया क्यों नहीं? पिछली सरकारों ने क्या किया, अब क्या हो रहा है, वो समीकरण में नहीं पूछ रही आप हूँ, मैं सुनोगे सिर्फ पूछ रही नहीं, हूँ। सुनोगे नहीं तो फिर वही होगा जो आप कहना चाहते हो। कह लो, मैं म्यूट हो जाता हूँ, मैं डिबेट भी छोड़ सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर ये स्थितियां क्यों पैदा हुई कि वहां पुलिस कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों को भी काम करने में दिक्कत आती है। ये एक दिन में डेवलप हुई सिचुएशन नहीं है, दशकों में डेवलप हुई। सिमरन जी, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीच में मत पिछले बोलो, 10 साल से पगलाए हुए बीजेपी की इंसान बीच सरकार में है, मत किस बोलो। तरीके की बातें कर रहे हैं? ये पगलाई हुई बातें बीच में संदीप जी, करेंगे। कंप्लीट करने दो। हाँ, बोलिए मैं वीरेंद्र ये जी। कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, मैं दोहराता हूं, वहां पर अगर पुलिस प्रशासन के स्तर पर कोई चूक हुई, उसकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे। लेकिन ब्रॉडर इशू को बिना समझे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या वहां के बहुसंख्यक समुदाय को यह अधिकार आप दोगे और उनके दंगाइयों को कि वो हिंदुओं की शोभा यात्रा, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा भी ना निकालने दें? क्या ये दिया जा सकता है? क्या इसमें मुस्लिम समुदाय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये सवाल तो उठेगा कि नहीं? कमाल की बात है, इसका जवाब तो उनको पुलिस देना पड़ेगा। आपकी या और प्रशासन वहां आपका। पर बैठकर केवल भाजपा विरोध की बात नहीं नहीं केवल मैडम, अब मुझे भी तो समय दीजिए ना। विरोध की बात करने वाले लोग, सिमरन जी, आप ये पूछिए, जो मोनू मानेसर दंगे का जिम्मेदार है, नहीं, आप उसके बोलने का खिलाफ समय नहीं सरकार ने देंगे। कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं एक सवाल पूछता हूं इनसे, क्या मोनू मानेसर वहां था? क्या मोनू मानेसर के वीडियो में कोई ऐसी बात थी जिससे भड़कना चाहिए किसी को? मोनू मानेसर का जो वीडियो मैंने देखा, आपने कोई और देख लिया हो तो पता नहीं, उसमें ये कहा था यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अब यात्रा में ज्यादा संख्या में आने की बात तो हो गई गलत, मोनू मानेसर को तो गोली मार देनी चाहिए। और ये जो लोग झूठा आरोप केवल भाजपा पर लगाना चाहते हैं, ये विश्लेषक बन के बैठे हुए हैं। हमला किसने किया? हमला किस पर हुआ? अंधे को भी दिखाई देता है, इनको क्यों नहीं दिखाई देता? नहीं, इनको चुप कराइए मैडम, पहले इनको पहले चुप कराइए, इनको पहले चुप कराइए। वीरेंद्र जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। इनको चुप, देखिए जितने आप इम्पोर्टेंट है, आपको सुनना पड़ेगा। सेठी जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बाद जब कंटेंट नहीं होता ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर यूज करते हैं। आप सुनिए, आप नहीं, इनको चुप कराइए मैडम। इस तरीके से साथी को मैं पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, ये बदतमीज आदमी को बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। आप इनको म्यूट करिए, आप इनको म्यूट करिए। नहीं, आपको पूरा समय मिला है ना, आपको पूरा समय मिला है ना, आपको पूरा समय मिला कि नहीं मिला? आपको पूरा समय मिला कि नहीं मिला? नहीं, सामना नहीं हो रहा तुम्हारे साथ मेरा पहले। नहीं, आपको पूरा समय मिला है ना। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। वीरेंद्र जी छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। आप शांत रहिए। परमदा सेठी जी, अपनी बात बोलिए। देखिए मैडम, सुनिएगा प्लीज, पेशेंस से सुन लीजिएगा। जो बोलना है बाद में बोलेगा, पहले मेरे दूसरे गेस्ट को बोलने दीजिए। सेठी जी, बात देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर सिस्टम का फेलियर है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। इस देश के अंदर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उनकी जिम्मेवारी है।
अगर मध्य प्रदेश में कुछ होता है, राजस्थान में कुछ होता है, मणिपुर में कुछ होता है या हरियाणा में कुछ होता है, तो उस स्टेट की जिम्मेवारी सेंट्रल सरकार किस लिए, इंटेलिजेंस एजेंसियां किस लिए? ये सिस्टम का फेलियर है। अगर मेवात के अंदर कोई समुदाय आपके ऊपर अटैक करता है तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी, प्रशासन की जिम्मेवारी आपकी सरकार की है या देश की सरकार की है? आपको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर कैसे हिम्मत हो जाती है किसी भी समाज की, किसी भी जाति की, किसी भी लोगों की, जब सरकार सशक्त होगी, अगर लॉ एंड सिस्टम, आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम का टोटल फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। प्रदेश में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, उसके बाद ये घटना घटती है और 2 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। ये देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसके ऊपर हम अगर बच्चों की तरह लड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे, ये हमें शोभा नहीं देता। ये पढ़े लिखे लोगों का तरीका नहीं है डिबेट करने का। आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा, मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिए। ये डिबेट है। आपकी जुबान पर राजस्थान तब आया है जब आपको टोका गया है। जब मैंने पहली बार बोला, मैंने पहली बार बोला, मैंने पूरे देश की बात, मैंने पूरे देश की बात, आपके कानों में तेल पड़ा हुआ है, आपके कानों में तेल पड़ा हुआ है। मैंने पहले डिबेट में बोला, मैंने पूरे देश की बात करी, मैंने पूरे देश की बात करी है, मैंने पूरे देश की बात करी है। मैं आपको पूरे डिबेट में नहीं बोलने दूंगा, मैं इस आदमी को बोलने नहीं दूंगा, इस व्यक्ति को मैं बोलने नहीं दूंगा। ये हर अपने समय में बोलते हैं, दूसरे के समय में बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। नहीं, ये पर्सनल अटैक करते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं, अपने समय में बोलते हैं, दूसरे के समय में बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप अपने चैनल पर बैठाते हैं। मुझे अफसोस होता है कि आपकी डिबेट खराब हो रही है। आप जैसे पक्षपाती व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। मैं सुनूंगा, लेकिन आप भारत के बीच में बोलेंगे, अपने समय में बोलेंगे, मेरे समय में बोलेंगे, संदीप जी के समय में बोलेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। आप बिल्कुल शांत रहिए, अपने समय में बोलिएगा, जब आपका समय आए तब बोलिएगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, मैं इनको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। ये किसी को बोलने नहीं देते, ये किसी को बोलने नहीं देते। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक कहलाने का हक है क्या उसको? ये किसी को बोलने नहीं देते मैडम। ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है, ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है। मैं आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से, यही तरीका नहीं है ना। ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, ये तरीका नहीं है। आप अपने बात मान रहे, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। इतना संगीन मैटर, इस पर भी हिंदू मुस्लिम, मतलब सीरियसली। चलिए, मेरे पास टाइम भी अब कम बचा है। बजरंग जी अपनी बात रखिए प्लीज, शांति से सुनिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, शांति से सुन लीजिए। बजरंग जी बोलिए। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसका सारा विश्व में उदाहरण दिया जाता है। सभी जाति धर्म के आदमी हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा से रह रहे हैं। मेरे ये समझ से परे है, जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, ये जगह जगह दंगे क्यों हो रहे हैं? दंगे कौन करवा रहा है? ये सिर्फ राजनीतिक एक मुद्दा है। आगे चुनाव आने हैं, चुनाव का लाभ लेने के लिए ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये नारा कौन देता है? ये भारतीय जनता पार्टी देती है। आप देखिए, जिस प्रकार ये जुलूस निकालने की बात आई, उन्होंने भी वीडियो वायरल की है कि ज्यादा आदमी इकट्ठे हो जाओ, चारों तरफ से आ जाओ। अरे क्या भाई, तूफान आ रहा था क्या? आप शांति से एक जुलूस निकाल रहे हो, धार्मिक जुलूस निकल रहा है, हमेशा पूरे देश में निकलता है, हर हरियाणा के हर जिले में, हर मंडी में निकलता है। ऐसी क्या बात है? किसी को भड़काकर, किसी को उकसाकर ये दंगे करवाने की एक साजिश थी। तो साजिश क्या थी ये आप भी समझते हैं, पूरा देश समझता है। ये सिर्फ राजनीतिक एक आशंका है, राजनीतिक मतलब महत्वाकांक्षी के कारण ये कांड हुआ है। और मैं कहता हूँ, सरकार की जुआरी बनती है, सरकार को अपनी जुआरी लेनी चाहिए। सरकार को तुरंत प्रभाव से हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच करवाकर जो भी पुलिस कर्मचारी दोषी है, 100 पुलिस कर्मचारी लगा दिए, 5000 आदमी जुलूस है,
उधर से चेतावनी आई हुई है कि हम जुलूस निकलने नहीं देंगे, तो पुलिस क्या कर रही थी? 2000 पुलिस लगाते, जो आदमी चेतावनी दे रहे हैं उनको गिरफ्तार करते, पहले उनको पकड़ते, दंगे ही नहीं होते। आप दंगे रोकते, अब आप छोटा सा एक मंत्री छोटी जनसभा करे, मुख्यमंत्री जनसभा करे, पूरे थाने चौकियां खाली करके सारी फोर्स लगा देते हैं। क्यों? उनको तो डर है, वीआईपी है। आम जनता को कोई डर नहीं है, उनको मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया। ईब सरकार कह रही है हम कार्रवाई करेंगे, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। सिमरन मैं जवाब दूं इनको। शांति बहाल करने के बाद सरकार जब आज कर रही है, सरकार ने पहले 2 दिन पहले आह्वान नहीं किया कि शांति बनाए रखे, आप उनको प्रतिबंध लगाते, या दोनों समुदाय के बैठकर जिला प्रशासन युवा बनती है, दोनों समुदायों को बिठाकर बातचीत करके इस समस्या का समाधान करते। वो जिला प्रशासन से नहीं किया, क्योंकि जिला प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। जिला प्रशासन क्या है? सरकार के अधीन है, वो ठीक है, अंडर प्रेशर। ठीक है, बाहर नहीं जा आपने सकते। अपनी बात रखी, अंडर प्रेशर है पुलिस प्रशासन, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है। कंक्लूड कर रहे हैं, मैं संदीप चौधरी जी आपके पास आ रही हूँ। मोनू मानेसर का जब हमने नाम लिया तो वीरेंद्र जी ने कहा कि उसने सिर्फ एक वीडियो डाला था जिसका इस हिंसा से कोई लेना देना है नहीं, तो क्या वाकई में मोनू मानेसर का कुछ भी इसमें उसका जो वीडियो है या फिर जिस तरीके से उसने लोगों को कहा था कि ज्यादा से ज्यादा इस जुलूस में शामिल हो, कोई लेना देना नहीं है इस हिंसा से? देखिए सिमरन जी, मोनू मानेसर का लेना देना है, क्योंकि मोनू मानेसर पहले से ऐसे मामलों में इन्वॉल्व था जिससे पहले से दंगे भड़क सकते थे। उसके ऊपर किसी की जान लेने तक का आरोप है, आपको मालूम होगी सारी कहानी। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन को अलर्ट कौन रखेगा, ये सोचने वाली बात है। ऊपर से इशारा किया जाता है कहाँ कब कौन सा एक्शन होना है। तो अगर सरकार हमारी सचेत नहीं थी तब जाकर ये चीजें होती है, और कहीं ना कहीं इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। 2014 के दंगों को आप नहीं भूल सकते, कश्मीर के अंदर जो होता है उनको आप नहीं भूल सकते, गोधरा के दंगों को आप नहीं भूल सकते। हमारे देश में जो दंगे होते हैं उनको राजनीति से जोड़ा जाता है, और राजनीति से जोड़कर उनको भुनाया जाता है। लोगों के सर पे पगड़ी देखकर उसको क्या किया जाता है, इसको आतंकवादी कहना है या क्या कहना है। मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, परविंदर जी, सिख समाज का प्रतिनिधित्व टीवी पर बैठ करके करते हैं। कोई इनको अगर इस तरीके से भद्दी लैंग्वेज इनके लिए इस्तेमाल करता है या इनको सांप्रदायिक कहता है, मुझे दुख होता है अंदर से। मैं किसान का बेटा अपने गांव में बैठ करके मैं अपनी डिबेट कर रहा हूँ, हमें कौन सांप्रदायिक कहता है तो दुख होता है। सिमरन जी, हमें ये बातें सुन करके, अगर हम मैं सिमरन जी आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने ये कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, हमने दोनों भाइयों ने बैठकर टीवी डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक होते हुए उनकी तारीफ की। लेकिन अगर वे रोजगार नहीं मिले तो इसमें हमारी गलती नहीं है। जब उन्होंने कहा किसानों की आय 2 गुना कर दूंगा, हमने बैठ के तारीफ की, लेकिन किसानों की आय 2 गुना नहीं हुई तो उसमें हमारी गलती नहीं है। उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बसा देंगे, वो नहीं बसे तो हमारी गलती नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बोला और हमने उनकी बात का यकीन किया, हमने तारीफ की उस चीज की, लेकिन हम चरण वंदन नहीं करते, हम गुणगान नहीं कर सकते, हम धरातल पर रहते हैं, सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल अनबायस्ड बात आप करते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, मेरा वही सवाल आपसे, मोनू मानेसर के बारे में जब मैंने पूछा तो आपने तुरंत बोल दिया कि उसने सिर्फ एक वीडियो डाला था, उसको इस मुद्दे में कैसे आरोपी माना जा सकता है, उसको क्यों, किस बिहाफ पे गिरफ्तार करें, बताइए। मैं बचाव कर रहे हैं आप मोनू मानेसर का? मैं किसी मोनू मानेसर का बचाव नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के सोचिए। मोनू मानेसर का कोई वीडियो वायरल हुआ, कुछ मुस्लिम तबके के लोगों का भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो वायरल हुए, उन वीडियो का कंटेंट आपको देखना पड़ेगा। मोनू मानेसर ने किसी हिंसा की बात तो नहीं की। अगर उसके वीडियो में कोई हिंसा की बात होती तो उसके खिलाफ एक और एफआईआर हो जानी चाहिए, वो पहले से किसी मामले में वांछित है और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुनिए तो सही, मेरी बात नहीं पूरी होने देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि मोनू मानेसर ने अपने वीडियो में कोई हिंसा का आह्वान नहीं किया, कोई हिंसक बात नहीं कही। उसको तो यहां पर बैठ करके अपने आप को निष्पक्ष कहने वाले राजनीतिक विश्लेषक इस घटना का आधार बना रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भारत माता की जय, वंदे मातरम या भोलेनाथ की जय के नारे लगाने वाले यात्रियों पर एक समुदाय विशेष के लोग हथियारों के साथ, बंदूक मोर्टार के साथ हमला करते हैं,
उनका नाम लेते हुए हमारे विश्लेषकों के मुंह में दही जम रही है। क्या ये निष्पक्षता है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ दिया, मैंने नहीं कहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मैंने पहले कहा जहां सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको साफ दिख रहा है कि हमला किस पर हो रहा है, हमला कौन कर रहा है, उसके बावजूद राजनीतिक कारणों से केवल और केवल सरकार पर निशाना साधना, इसको कहते हैं आंख मूंदकर पक्षपातपूर्ण बात करना। मुझे इसी से परेशानी है। निष्पक्षता कहाँ है इन विश्लेषकों की बातों में? ये एजेंडाधारी विश्लेषक हैं। टारगेट आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बजरंग जी 1 मिनट में अपनी बात रखिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार पूरी तरह से फैल सिद्ध हुई है। सारी जुमाई सरकार की बनती थी, पूरी जुमाई जिला प्रशासन की बनती थी। जब वारदात होने के बाद सरकार कहती है ओके, मेरे पास टाइम कम है, बजरंग जी। सरकार को पता नहीं था ये बात होने वाली है। ये दंगाइयों को दंगाई क्यों नहीं कह सकते आपके चैनल पर? ये सांप्रदायिक है कि नहीं? इनको केवल इनको हिंदू पर हमला करने वाले को हिंदू नहीं सर। देखिए वीरेंद्र सर मेरी बात सुनिए, मेरी डिबेट का टाइटल ये नहीं था कि हिंदू ने मुस्लिम पे दंगा किया पड़ता। क्या दंगा? आपकी डिबेट का टाइटल केवल सरकार को गाली देना था? आपकी डिबेट का टाइटल पिटने वाले के, आप जिसके साथ अन्याय हुआ उसके पक्ष में खड़े होना आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस पर हमला हुआ सिमरन जी, जिस पर हमला हुआ उसके पक्ष में बोलना आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमलावर को हमलावर कहना आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार पर हमला करना आपकी जिम्मेदारी है। कि अगर सरकार चाहती या प्रशासन चाहता, हमलावर को हमलावर कहने में आपको भी क्यों शर्म आ रही है? और ये दंगा रोका जा सकता था। हमलावर को हमलावर कहने में आप भी क्यों शर्मा रहे हो? ये तो बता दो। क्यों वीरेंद्र जी? अगर ऐसा हमलावर को हमलावर क्यों नहीं कह सकती आप? क्योंकि हमला हुआ ही क्यों का जवाब हम देंगे, उसकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे। सिमरन जी, ये इसको हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं आप। इनसे पूछिए मणिपुर में क्या हिंदू मुसलमान हुआ? मणिपुर में दोनों पक्ष हिंदू थे। क्योंकि मणिपुर में दोनों पक्ष हिंदू लोग शर्माते हैं, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आती। किसने मौका दिया का सवाल क्या है? क्या शोभा यात्रा निकालने का मौका देना बजरंग करेंगे? सिमरन जी, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मेवात के लोग ये कहते हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इसका मतलब खट्टर साहब फेल है। ये बात स्वीकार करने में आपके बहुत ज्यादा वीरेंद्र की प्रॉब्लम हो रही है। एक तरफा हमलावरों के बचाव में खड़े हो जाना, ये जताता, इसीलिए मैंने इनको सांप्रदायिक कहा। के बचाव में आप खड़े, हम किसी के मैं नहीं खड़ा मोनू के बचाव में, मैं हमलावर के बचाव में खड़े ना, इनमें हिम्मत है। हम तो गलत को गलत कहने पर खड़े हैं। जरा कह के तो दिखाओ हमलावरों को हमलावर, हमलावरों को हमलावर कह के दिखाओ, हमलावरों को हमलावर कहकर दिखाओ। मोनू मानेसर ने कोई गलती की है तो सजा देंगे, ये हमलावरों को हमलावर कह के दिखाएं। यही तो फर्क है। अच्छी बात है सर, अगर उसने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। चलिए बजरंग जी, मेरे पास टाइम अप हो गया। अरे कौन भाग गए अपनी जिम्मेदारी से? बजरंग हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, हम भागे नहीं है। बजरंग जी ने कह दिया कि हमलावर तो हमलावर है। अरे ये तो हमारी यात्रा को परमिशन क्यों मिल गई, उसमें लोग क्यों आ गए, ये तो ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले। क्या बात कर रहे हो? परमिशन किसने रोकी है? बजरंग ठीक है, आज की डिबेट में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और यही हमारा सवाल था कि आखिरकार अभी तो इनपुट्स मिली थी एजेंसी की, तो पहले से पुलिस क्यों नहीं तैनात की गई, पहले से पूरी प्रिकॉशन क्यों नहीं ली गई और इस हिंसा को भड़कने ही क्यों दिया गया जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहरहाल पूरी अपडेट पर हम लगातार नजर बनाए हुए, TV9 लगातार नजर बनाए हुए। आज की डिबेट में शामिल होने के लिए संदीप जी, परविंदर जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी और बजरंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।